सादर चरण स्पर्श गुरु जी। स्वागत है। सभी को नमस्कार। न्याय धर्म सभा के इस रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वही कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है। सामाजिक तो है ही क्योंकि अभी यूजीसी को लेके विवाद चल रहे हैं, लेकिन ये एक शाश्वत बात भी है। शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। आप इसे जन्म सिद्ध अधिकार भी कह सकते हो। शिक्षा से ही मनुष्यों में मन का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है, समझ का विकास होता है, यानी बुद्धिमत्ता जागती है, बढ़ती है। सही गलत का निर्णय करने की सामर्थ्य और सही गलत पर तर्क करने की सामर्थ्य, सही गलत को समझ लेने की सामर्थ्य, और क्या सही क्या गलत ये स्पष्ट रूप से साहित्य रच के पढ़ने पढ़ाने का अवसर शिक्षा की व्यवस्था के कारण सबको प्राप्त होती है। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि शिक्षा के इस महत्व को देखते हुए एक बात तो पहले से ही तय हो जाती है कि एजुकेशन टू ऑल होना चाहिए, और शिक्षा के न केवल अवसर बल्कि पाठ्यक्रम भी। एक तो स्थायी रूप से, दूसरी बात उसकी उपयोगिता के रूप में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसे हों जो जीवन विकास के अनुकूल हों, ये बात लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। वो तो ठीक है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये तो इस पर तो अब तक का सामान्य बुद्धि का चिंतन भी इस बात के विरुद्ध नहीं जा सकता। बहुत जाहिल थे कभी, उनका आप वो छोड़ दीजिए, जो दूसरों को गुलाम बनाने की दैत्य वृत्ति से प्रेरित हैं, जिनमें दुर्वृत्ति बैठ जाती है, जो स्व और पर के बीच में दुराव उत्पन्न करके और एक को मालिक दूसरे को गुलाम बनाने की चेष्टा करते हैं। तो ये जो दुर्वृत्ति है, जिसमें सबल द्वारा अबलों के सारे हिताधिकार छीन लिए जाते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ी मछली द्वारा छोटी मछलियों का शिकार निरंतर करते चले जाना। अबल वर्ग केवल किसी का शिकार है ऐसा समझना एक पागलपन है। एक प्राणी दूसरे प्राणी का शिकार करता रहे। और इसमें एक बात और भी है कि बल की जहां तक बात है, कोई भी शक्ति सामर्थ्य स्थिर नहीं है, उसमें चंचलता है कि आज आपके पास बल हो सकता है और कल आप एकदम गड्ढे में गिरे निर्बल पड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। छोटा सा बुखार आ जाता है और वो आपको बलहीन बना देता है, उठ करके आप अपना पानी तक लेने की स्थिति में नहीं रह जाते। दुनिया का इतना बड़ा सिकंदर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को पराजित करता चला गया, तो उसे मच्छरों ने मार दिया। सामान्य कीटाणु उसे मार देते हैं। मतलब तुम तलवार का बल लिए घूम रहे हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें तुम्हारा हौसला ही नहीं जिंदगी पस्त कर देती।
तो बल की शाश्वतता कहाँ है? जिस बल पर आदमी घमंड करने की चेष्टा करता है, उस बल में स्थिरता नहीं है। एक आदमी जो यंग की स्थिति में अपने आप को तोप समझ रहा है, थोड़े दिनों बाद जैसी एज पढ़ना शुरू होती है तो वृद्धता ही उसके बल को तोड़ देती है। वृद्ध होकर तुम खुद को भी नहीं संभाल पाते हो, बल्कि दूसरों से लड़ना तो छोड़ो। तो ये चिंतन कि सबल का शासन अबल पर बना रहे, वो भी उसको लूटने के लिए। शासन अगर लोगों को सुंदर बनाने, सुरक्षित रखने, मार्गदर्शन करने, ऊंचा उठाने, उनको विकास के अवसर देने, उनको सुख पहुंचाने, समृद्ध बनाने के लिए अगर कोई शासन करता है, तो जबरदस्ती भी तुम्हारे साथ अगर कोई कुछ कर रहा है तो भी तुमको बुरा नहीं लगता। टीचर लोग किसी को डांट डूट के भी पढ़ा देते हैं तो भी खुशी होता है बड़ा होके कि हम आवारागर्दी करते थे लेकिन हमारे शिक्षक ने हमको बचा लिया, आज हम बड़े हो गए। हम अब्दुल कलाम के बारे में देख रहे थे कि उनकी कोई बचपन की घटना है कि वो थोड़े से उद्दंड थे अपने स्कूल में बचपन में, बड़े हो गए तो बहुत सभ्य थे। तो वहां किसी शिक्षक ने एक दिन उनकी थोड़ी सी शिकाई की, तो उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ है, मुझे ठीक होने की जरूरत है। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा अपना विचार बदल लिया, व्यवहार कार्य बदल लिया और ठीक ढंग से क्लास में बैठ के पढ़ने लगे, उद्दंडता छोड़ दी। तो उसके बाद फिर आप जानते हैं कि एक अच्छे विद्यार्थी सिद्ध हुए, बड़े होके साइंटिस्ट बने, फिर उसके बाद राष्ट्रपति बने। तो फिर हमने पढ़ा था कहीं कि वो उससे मिलने गए, उसको थैंक यू बोला। तो आप अगर शासन का अभिप्राय लोगों को शिक्षा देना, मार्गदर्शन करना, नेतृत्व करना, उनके हिताधिकारों का प्रतिपादन और संरक्षण करना, अगर ये सब है शासन का मतलब, तो चाहे कितना शासन करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन शासन जब तुम्हारा छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, गुलाम बनाने की चेष्टा, प्रजा माने संतान होता है, गुलाम नहीं, ये समझना होगा लोगों को। तो प्रजा को संतान की भांति पालन करने वाला राजा प्रजा का पिता अथवा पति अथवा बड़ा भाई, संरक्षक, अभिभावक सिद्ध होता है। तो ऐसा शासन किसे नहीं चाहिए। सब आपकी हर बात मानने के लिए तैयार होंगे, बशर्ते कि उनको पता हो कि आप उनके हितैषी हैं, हानिकारक नहीं। तो तुम चाहे जितना उनको डांटो, चाहे उल्टा लटका दो, वो हंसते रहेंगे तब भी। क्यों? उनको पता है कि ये इलाज चल रहा है, ना कि कुटाई। माता पिता से डांट खा के बच्चा कहीं दुखी थोड़ी होता है, फिर उन्हीं के पीछे पीछे घूमता है। लेकिन तुम तो बड़ी बर्बरता पूर्वक मार रहे हो। तुमने राज करने के लिए तुमने जेल खाने बना रखे हैं, राज करने के लिए तुमने फांसी के तख्ते बना रखे हैं, सजा देने की यातना ग्रह कितने बना रखे हो। अब ये इतने इतने यातना केंद्र बना बना के, हिटलर लोगों के यातना केंद्र आप गूगल करके देख लीजिए कितने बुरे थे। तो ये प्रजा के लिए ऐसा कोई करता है क्या? तो ये शासन कैसा है? अगर शिक्षा का कोई विधान बनता है, विधेयक पारित होता है और वो लोगों के लिए प्रति व्यक्ति आधार पर शिक्षा सुनिश्चित करता है और शिक्षा उनके व्यक्तित्व के विकास से संबंधित होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी शिक्षा दे रहे हो। मानवीय व्यक्तित्व
4 आयामी है विकास की दृष्टि से। शिक्षा ही उन चारों आयामों को विकसित करने का केंद्र है या उपाय है। शिक्षण केंद्र अगर माने विद्यालय अगर ऐसा हो जो प्रथम 25 वर्ष प्रत्येक मानव व्यक्तित्व का विकास करता है। पहले 25 साल इसमें ऐसा समझ लें कि 6 वर्ष का एक एक आयाम होता है विकास की दृष्टि से। ये नेचुरल वो एक्टिवेट होने की स्थिति में आ जाते हैं हर 6 साल बाद। तो पहला जो फिजिकल कोशंट है वो विकसित होता है पहले 6 वर्ष तक। फिर आईक्यू जो है मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल कोशंट, ये विकसित होता है 6 से 12 वर्ष की आयु तक। फिर इमोशनल कोशंट का विकास 12 से 18 वर्ष के बीच होता है। फिर स्पिरिचुअल कोशंट का विकास 18 से लेकर 24 वर्ष के बीच में होता है। यदि शिक्षा की ये 4 आयामी व्यवस्था लागू हो प्रत्येक विद्यालय में, और ये विद्यालय की सुलभता भी प्रति ग्राम पंचायत आधार पर हो, समान विद्यालय। अगर प्रजा के साथ आप समानता का व्यवहार नहीं करते हैं, समदर्शी नहीं है आप उनके प्रति, एक बच्चे को आप 10 चॉकलेट दे दीजिए और एक बच्चे को एक भी ना दीजिए तो झंझट तो शुरू होगा प्रजा के बीच में। तो एजुकेशन टू ऑल पहले, और फिर ये एजुकेशन के भीतर क्या हो, ये 4 आयामी विकास का पाठ्यक्रम। फिजिकल कोशंट, इंटेलेक्चुअल कोशंट, इमोशनल कोशंट और स्पिरिचुअल कोशंट, ये 4 पीक्यू, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू, ये 4 कोशंट्स हैं। इन चारों कोषों का विकास आप कर दीजिए। 4 ये खजाने दबे पड़े हैं, कोष हैं ये, तो अंग्रेजी में भी इन्हें कोशंट ही कह रहे हो आप। हिंदी में भी आप इसे कोष कह सकते हो। तो 4 तुम्हारे कोष खोल दिए जाएं, ये बंद है, प्राकृतिक इनके ऊपर एक आवरण है। लेकिन शिक्षा की ऐसी कोई विधा है शिक्षा जो एक उपकरण की तरह काम करती है, जो उसको खोल देगा। ऐसी कुंजी है शिक्षा, शिक्षा की ऐसी कोई कुंजी जिससे ये ताले खुल जाएं आपकी जिंदगी के, 4 खजानों के ताले ये खोल दे। उसके लिए आप पीक्यू एजुकेशन, आईक्यू एजुकेशन, ईक्यू एजुकेशन और एसक्यू एजुकेशन, ये पाठ्यक्रम बना लीजिए। हमने इसका शिक्षण पाठ्यक्रम दिया भी हुआ है। ये 4 क्यूज कैसे डेवलप करते हैं इस पर तो हमारी ये पूरी बुकलेट है, उसको पढ़ करके आप उसके अनुसार पाठ्यक्रम आप बना लीजिए। कैसे कैसे वो विकसित होगा उससे संबंधित आप एजुकेशन सिस्टम पूरा बना के दीजिए। तो शिक्षा नीति एक तो ये 4 आयामी जीवन विकास 4 क्यूज डेवलपमेंट के हिसाब से। दूसरी, प्रति व्यक्ति आधार पर शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति शिक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने किसी के लिए ऐसे ही बना दिया कि जिसकी मर्जी शिक्षा वो ले सकता है, ऐसा नहीं। प्रति व्यक्ति आधार पर शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित होना चाहिए कि एक भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, उसको स्कूल में व्यवस्था दी जानी चाहिए। और ये कॉमर्शियल काम नहीं, शिक्षा देना वाणिज्य नहीं है, ये समोसा बेचने के समान नहीं है। आप इसे खरीदी बिक्री की वस्तु शिक्षा को नहीं बना सकते। विद्या बेचक जितने लोग हैं वो सब खतरनाक बात है। विद्या को खरीदी बिक्री का आधार नहीं बनाया जा सकता कि डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे आप रेट तय कर रहे हैं। फीसों के रेट अलग अलग हैं हर विद्यालय की, जहां जैसी डिमांड वहां सप्लाई उतनी महंगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई,
मांग और पूर्ति के नियम से, अर्थशास्त्र के नियम है मांग और पूर्ति के नियम, तो शिक्षा की मांग तो ऐसी चीज है कि रहेगी ही, चाहे जितनी महंगी बेचो इसको। और करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं पाठ्यक्रम, आप सबको पता है। हमने सुना है 3-3 लाख रुपए भी लग जाते हैं कई ऐसे भी पाठ्यक्रम, एमबीबीएस करने में या दूसरे पाठ्यक्रमों में प्राइवेट में आप पढ़िए, करोड़ों रुपए की फीसें हैं। तो प्रति व्यक्ति कैसे तय होगा फिर ये? क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं? हर बच्चा करोड़ों रुपए मुंह में लेके पैदा हुआ है, वो चुका देगा? कोई कहेगा उनके माँ बाप चुकाएंगे। अरे तो उनके माँ बाप के पास क्या इतने रिसोर्सेस हैं, क्या इतनी इनकम के साधन हैं उनके पास कि करोड़ों रुपए उनको इनकम हो सके जिसे वो फीस के रूप में चुका सके? तो ये तो पागलपन है। तो इसमें समझने की जरूरत ये है कि एक तो शिक्षा क्या हो, इसे आप 4Qs आधार पर तय करें। दूसरी बात, शिक्षा कितनी हो, तो हमने बताया कि 6-6 साल में इसके पाठ्यक्रम विकसित होते हैं। पाठ्यक्रम क्या हो और कब कितना हो, तो पहले 6 साल तक केवल पीक्यू एजुकेशन रखें, बाकी विकास नहीं होगा। और अगले 6 साल में माने 12 वर्ष की आयु तक आप पीक्यू आईक्यू दोनों के पाठ्यक्रम चला सकते हैं। पहले 6 साल में तो पीक्यू का ही आपको पाठ्यक्रम रखना चाहिए और मानसिक दबाव बच्चों को उस समय नहीं देना चाहिए। क्यों? प्रकृति तैयार नहीं है उस समय उसकी, तो उसे मुसीबत होगी। इसीलिए 6 साल से पहले के बच्चे को अगर मानसिक विकास करने का प्रयास किया जाता है तो उसको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। मानसिक विकास के लिए आप मन उसका तैयार होता है, परिपक्व होना शुरू होता है मनुष्य का 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच में। तो 2 पाठ्यक्रम आप तैयार कर सकते हैं। फिर 12 से 18 के बीच में आप तीनों पाठ्यक्रम चला सकते हैं, पीक्यू आईक्यू ईक्यू, और 18 से 24 के बीच में आप चारों के पाठ्यक्रम लागू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप समझ लें कि ये चारों पाठ्यक्रम चलते 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 18 की आयु तक बच्चा काफी परिपक्व हो जाता है। 24वें वर्ष तक, फिर 18 से 24 के बीच में उसका स्पिरिचुअल कोशट, उसकी आत्मा, उसका आत्म विवेक, चिद विवेक, उसकी चेतना, उसकी साक्षी चेतना, वृत्ति से परे विवेक का जागरण होने लगता है यदि उससे संबंधित एजुकेशन प्रणाली लागू हो, पाठ्यक्रम लागू हो। ऐसा तो देखें, एक तो शिक्षा क्या हो, फिर कितनी हो, कब कब हो, और किसको किसको हो। तो ये समझ लें कि एजुकेशन का ये पूरा सिस्टम ये सब के लिए सर्वमान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पढ़े कोई ना पढ़े। हाँ, कौन कितना पढ़ता है ये उसकी अपनी अपनी क्षमता, अपने अपने परिश्रम, मेहनत पर आधारित होगा। जो जितना पढ़ता है उसकी परीक्षा लीजिए, जितना भी नंबर लाता है फेल मत करिए, उतने नंबर के उसको मार्कशीट दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप कैटेगरीज बना सकते हैं, ये 4Qs के आधार पर कैटेगरीज बना सकते हैं, पीक्यू कैटेगरी, आईक्यू कैटेगरी, ईक्यू कैटेगरी, एसक्यू कैटेगरी। तो 4 कैटेगरीज, जिस जिसका आप परीक्षा लेंगे उसकी एक कैटेगरी तय कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी ये तय कर सकते हैं कि इन ऑल वो कितने मार्क्स लाता है, तो उसकी भी आप चाहे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तय कर लें, और चाहे 4 कैटेगरीज में 25% तक, फिर 50% तक, फिर 75% तक, फिर उससे ऊपर 100% तक, ये 4 कैटेगरीज इसमें बन जाएंगे। या 3 बनाना चाहते हैं कि 3 कैटेगरीज में, अगर तामस राजस सात्विक के आधार पर बनाना चाहते हैं तो 3 कैटेगरी में बांट लीजिए। 4Qs के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो 4 कैटेगरीज में बांट लीजिए। तो ये परीक्षा पद्धति भी आपकी सही होनी चाहिए। दूसरी बात, अब वहां यूजीसी में जो बवाल हो रहा है, परीक्षाओं में प्रॉब्लम आ रही है कि कोई आरोप लगाता है कि ऊंची जात का मास्टर था तो उसने नंबर कम दिए हैं छोटी जात के आदमी को, लड़के को या लड़की को, माने स्टूडेंट को। तो ये आरोप वो लगाएंगे, तो इससे बेहतर ये है कि परीक्षा की पद्धति ऐसी अपनाइए कि वो
सेल्फी जब जाया करे। अब आजकल तो आप कंप्यूटराइज आसानी से अपना सकते हैं, उसमें मास्टर जिंदगी रखने की जरूरत ही नहीं। सभी चीजों के आंसर भी पता ही होते हैं, फिक्स होते हैं। आप परीक्षा ले लीजिए, कंप्यूटराइज करके रखिए, कंप्यूटर खुद ही आपने सबमिट किया, वो आंसर दे देगा, वो आपको मार्क्स दे देगा। सबमिट करते रहिए, तुरंत वहां से मार्कशीट आ जाएगी आपकी। आपने प्रश्न सबमिट किया, नंबर तुरंत जल जाएगा, आ जाएगा कंप्यूटर में। ऑलरेडी उसमें आंसर्स रखे होंगे, वो प्रश्न भी आपको ताजे ताजे वो दे सकता है। हर स्टूडेंट को नया प्रश्न दे सकता है। आप स्टार्ट में उसके रखिए, वो उसमें से सॉर्ट आउट करके आपको एक क्वेश्चन देगा, पूछेगा, आंसर सही हुआ तो आपको तुरंत मार्क बता देगा। तो ये जरूरी नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक पद्धति अपनाइए, डिजिटल परीक्षा पद्धति अपना लीजिए, तो परीक्षा में इस तरह के आरोप नहीं लगेंगे कि उसने हमको कम नंबर दिया, हमको फेल कर दिया जानबूझ के, या जातिवाद फैला रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा। नहीं, ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब डिजिटल, जब हमने डिजिटल करेंसी प्रणाली दी, हमने फिर डिजिटल वोटिंग प्रणाली दी, फिर हमने कहा कि आप डिजिटल जनगणना पद्धति अपना लो, जिंदगी धन्य हो जाएगी, हजारों करोड़ के खर्चे खत्म हो जाएंगे। डिजिटल वोटिंग सिस्टम अपनाने से हजारों करोड़ के खर्चे बचेंगे। डिजिटल करेंसी सिस्टम अपनाने से हजारों करोड़ की मुद्रा छपाई, ढलाई, ढुलाई, सुरक्षा का इंतजाम, सब हजारों करोड़ की बचत होगी। तो आप इसको डिजिटल एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट कर लीजिए, शिक्षण के पाठ्यक्रम भी डिजिटलाइज कर दीजिए, किताबें डिजिटलाइज कर दीजिए, जरूरत में कोई खर्चा ही नहीं बचेगा। शिक्षा फ्री ऑफ कास्ट सबको दी जा सकती है, बिना किसी लागत के। आज के इलेक्ट्रॉनिक जमाने में एजुकेशन टू ऑल कर किया जा सकता है, वो भी फ्री। हमको दे दें, अगर किसी के पास अकल नहीं, सरकार हमको दे दे, हम मतलब हमारी संस्था को दे दे, सामाजिक संस्था है हमारे पास, हम पूरी दुनिया को मुफ्त में एजुकेशन देने के लिए राजी हैं, पूरी दुनिया को दे देंगे और कंप्लीट एजुकेशन दे देंगे। अच्छा, जहां तक कर्म कौशल के प्रशिक्षण की बात है, कृषि, वाणिज्य, राज्य नेतृत्व आदि 4 ही कर्म होते हैं जिसको आपको करने होते हैं। 5वां चोरी चपाटी की प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। तो कृषि कर्म कौशल का प्रशिक्षण, वाणिज्य कर्म कौशल का प्रशिक्षण, राज्य कर्म कौशल का प्रशिक्षण और नेतृत्व कर्म कौशल का प्रशिक्षण। ये 4 प्रशिक्षण में आप एंट्रेंस टेस्ट ले लीजिए, तुरंत ही टेस्ट लीजिए उसी समय, और जो पास हो जाता है उसमें आप रख लीजिए। पैसा है नहीं है का कोई मतलब नहीं, इसमें कोई पैसे का खर्च भी नहीं, घर बैठे पढ़ाया जा सकता है सबको, स्कूल भी जाने की जरूरत नहीं, महान बिल्डिंगें बनाने की जरूरत नहीं, मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं यूनिवर्सिटी और नालंदा विश्वविद्यालय, और इसकी जरूरत क्या है मोटी दीवार की? ये तो छप्पर के नीचे भी बैठ के विद्यार्थी पढ़ सकता है। मोटी मोटी दीवार का बने, किले जैसे बनाए जाते हैं विश्वविद्यालय, इसकी जरूरत क्या है? आप सामान्य भी 3 सेट बना के पढ़ा दो बच्चों को, धूप लगती है तो शाम को पढ़ा दो। अगर 2 घंटा भी तुम विद्यालय चलाते हो तो सारी दुनिया पढ़ी लिखी मिलेगी, केवल 2 घंटे के विद्यालय। और चूंकि 4 टॉपिक पढ़ाने हैं तो हम कहते हैं 4 घंटा पढ़ा दो। अब घर से खाना खा के आए, घर जाके खाना खाने जाया करें, बीच में वहां खाना, लंच और डिनर, तुम मिड डे मील और तमाशा कर रहे हो। 4 घंटे से ज्यादा बच्चों को रोको ही नहीं विद्यालय में। 4 घंटे पहले कह दो अपना नाश्ता पानी सब करके हो, 2 घंटे के बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक कर दो, फिर 2 घंटा पढ़ा दो। तो बच्चा जो पानी पूनी लेके पी लेगा और घर भाग जाएगा 2 घंटे बाद। तो दिक्कत कहां है? 1-1 घंटे का पाठ्यक्रम पढ़ाते हो तो 4 क्यूज का एक सब्जेक्ट बच्चे को, जो जिस क्लास में है, तो उसका पाठ्यक्रम भी उतना छोटा है। जैसे 6 साल तक के जितने विद्यार्थी हैं उनका पीक्यू का ही एक क्लास चलना है मात्र, तो 1 घंटे में ही उनका काम हो जाएगा। और चाहे 1 घंटे बाद उनको घर भेज दो, छोटे बच्चे हैं, क्यों उनको फंसा रहे हो? उनको घर जाने दो,
आप 8-8 घंटा 6-6 घंटा परेशान कर रहे हो बच्चों को, बैठाए हो, तुम तो दाईगिरी कर रहे हो। तो मतलब वहां तुम होटल खोले हो कि स्कूल खोले हो, तो पहले कंफर्म तो करो। तो छोटे बच्चों की 1 घंटे की क्लास, 6 साल तक के, और जो 6 से 12 साल की उम्र के बीच में है उनकी 2 घंटे की क्लास, जो 12 से 18 के बीच में 3 घंटे की क्लास, और जो 18 से 24 के बीच वाले हैं उनकी सबकी 4 घंटे की क्लास, क्योंकि उनकी 4 पीरियड चलेंगे। अब देखो कितना अच्छा है। अब चलो किसी को लगता है कि आप तो 1 घंटा ही पढ़ाने की बात कर रहे हैं, विद्यालय ही बंद हो जाएगा। अरे तो हम धंधा थोड़ी बता रहे हैं, तुम तो बनिया की दुकान चलाना है तुमको, इसलिए वहां तो कुछ दिखाओगे, तुम करा रहे हो कंप्यूटर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर्स। हाँ, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर क्या है? तो वो तुम नौटंकी, इसलिए ऊंची दुकान फीका पकवान तुम्हारा रहता है। तो दुकान में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो भाई? बनिए की दुकान थोड़ी है। स्कूल पवित्र जगह है, सरस्वती माता का मंदिर है, ब्रह्मा सरस्वती की उपासना वहां करो। अरे हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह मियां जय हो। तुम पागल हो। ज्ञान और गुण के देवी देवता ने, ज्ञान और गुण को ही देवी देवता कहा गया है। वही ब्रह्मा सरस्वती, ज्ञान के देवता ब्रह्मा जी और गुण की देवी सरस्वती। तो वो गुण तुमको देती नहीं है, बल्कि वही जो है ना, गुण जो प्राप्त करते हो, तो वही जो प्राप्त कर रहे हो तुमको मिल रहा है ना गुण, तो वही तुमको वो दे रही है देवी। बुद्धि से पैदल मत बनो। तो कहा से कबूतर जो बढ़ाया जाता है, तो कबूतर मत पकड़ने निकल जाना स्कूल से निकल के। नहीं सोचो काश कबूतर होता है तो का भूल गए और कबूतर के पीछे पड़े। वो तो टीचर लोग तुमको समझने के लिए माध्यम देते हैं। तो ये समझना होगा कि एक तो एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो, एजुकेशन तो हाल करो, परीक्षा पद्धति सरल करो, डिजिटल एजुकेशन लागू करो, घर बैठे ही क्लास चलाना शुरू कर दो, घर में जो जहां है वहीं पढ़ ले, किसी को विद्यालय लाना छोड़ना ले जाना, ये सब नौटंकी जबरदस्ती की चल रही। हमको ऑनलाइन एजुकेशन का लाइसेंस देते, हमारी संस्था घर बैठे सभी विद्यार्थियों को पूरा शिक्षण प्रशिक्षण दे देगी। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप किसी को प्रैक्टिकल कुछ कराना है तो 1 दिन के लिए, पूरा साल की क्या जरूरत है कि हॉस्टल में पढ़ा है बच्चा। 1 दिन के लिए उसको बुला लो, प्रैक्टिकल उसको सिखा दो, परीक्षा ले लो, जो करना है करो। और जो जहां रहता है, जैसे कृषि का प्रैक्टिकल है, तो वो तो ग्रामीण तल पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां किसान है वहां उसके अंडर में ट्रेनिंग कह दो, वहीं करो। इसमें कौन सी समस्या है? वाणिज्यिक दुकानों में वाणिज्यिक कौशल का वहीं प्रशिक्षण मिल जाएगा, और थ्योरी पढ़ लो ऑनलाइन घर बैठे। तो ऐसी कोई समस्या नहीं। लोकल अस्पताल है ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, तो वहीं वो ट्रेनिंग करवा दो, डॉक्टरों के अंडर में लगा दो स्टूडेंट को। साल में जो वहां 4 से 10 स्टूडेंट है वहीं विद्यालय पहुंचो, अरे हॉस्पिटल, और वही तुम्हारा विद्यालय की प्रशिक्षण वही दे देगा जो डॉक्टर है। सब सरल है। तुम शिक्षा देना नहीं चाहते हो, क्यों? तुमको गुलाम बनाना, खोपड़ी में सवार है, तुम शासक बन के गुलाम बनाना चाहते हो प्रजा को, संतान नहीं मानना चाहते हो, इसलिए सारी दिक्कतें हैं। अब पूरी दुनिया की सरकारें गुलामी प्रजा पर थोपने के लिए आमादा है, इसलिए उनके शिक्षा को कमजोर करती हैं, शिक्षा से वंचित करती हैं, पॉलिसी ऐसी बनाती है एजुकेशन की कि तुम तक पहुंचे ही ना, फिर महंगा कर देती हैं, कमर्शियलाइज कर देती हैं कि कमर से जाओ खरीदो, जिसको जितना खरीदना है। उसकी आड़ में भी क्योंकि अनिवार्य सेवाएं हैं और तुम्हारी मजबूरी है लेना, इसलिए वो बिकेगा खूब। तो वो समोसा क्यों बनाए? शिक्षा बेचे। कितना बढ़िया जी। समोसा की जगह वो पेपर बनाएंगे, कापी बनाएंगे तुम्हारी, पैसा लेंगे। सरल है, समोसा बनाओ बेचो, शिक्षा के चक्कर छोड़ो। बनिया हो तो बनिया जैसे रहो, शिक्षा देख क्या करो। शिक्षा के लिए तो जो उच्च स्तरीय EQ और SQ वाले लोग हैं उनको लगाओ शिक्षा के लिए, बढ़िया काम करके देंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। जात बिरादरी सब नौटंकी क्या होता है? जो भी नागरिक है वो एजुकेशन 25 सालों से मिलनी चाहिए। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी जीवन है सनातन धर्म की मानवीय व्यवस्था के अनुसार। उसमें 25 साल तक
वर्णाश्रम व्यवस्था कहती है कि ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, उसमें विद्यार्थी जीवन है। आप वर्णोत्थान कीजिए अपना, PQ IQ EQ SQ, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण है। 4 वर्ण माने होता है 4 वर्गीयता क्रम। तुम जातीयता क्रम में जंगल राज में चले गए, क्योंकि दैत्यता जंगल राज का जीवन जीना चाहती है, वो मालिक और गुलाम 2 भाग में बढ़ जाता है। तो वो उससे सावधान रहो, वो सब नाटक है। और सही ढंग का एजुकेशन प्राप्त करो। और ये हमने जो बताया इसको मोटा मोटा आपको बताया, ज्यादा बारीकी से समझना है, सरकार को भी समझना, हमने सरकार को भी सबमिट किया हुआ है। और भी जो लोग चाहते हैं एजुकेशन पे कुछ काम करना, हमसे संपर्क कर लें, सब जान जाएंगे, सब समझ जाएंगे। और हम जो बातें कह रहे हैं ना, ये 8 अरब आदमी के पास, किसी के पास अकल है नहीं, इसलिए कोई समझता है नहीं। हमसे पूछ के ही और अपना एजुकेशन सिस्टम सही कर लें, यहाँ से अमेरिका तक के लोग, तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। अब वो लोग ही ना सोचिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यहाँ इंटेलिजेंट कोई है नहीं, सब बेकार की बातें। अब बुद्धि है भी तुम्हारे पास तो उधारी होती है, हम बता दें साफ साफ। बुद्धि अपने आप से न कुछ जान सकती न समझ सकती। एक से एक इंटेलिजेंट आदमी पड़ा, उसको कोई ना बताए कि ये कासे कबूतर है, तो मर जाओगे, सारी उम्र गुजर जाएगी, वहीं बैठे रह जाओगे। बुद्धि अंधे की लकड़ी है, खुद से नहीं चलती, दूसरा सोई जाना ही देव जनाई। ठीक है, तो जनाने वाला कोई जना सकता है, जो जानता है वही जना सकता है। बाकी सब लोग अपना दिमाग पर बोझ है ज्यादा न ले, नहीं ब्रेन हेमरेज हो जाता है कई लोगों का। वैसे बुद्धि, छोटी सी बुद्धि है, उसमें कोशिश एजुकेशन सिस्टम प्लान कर रहे हो, एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हो, तो मूर्ख हो वैसे ही, और ऊपर से चले जाए दिमाग को जोड़ देने और ब्रेन हैंग हो जाता है। और शाम को जितने ये सब नीतियां और नियम और विधान बना रहे, शाम को डेली तो 7 बजे से दारू पीते हैं। अब इसके बाद ये बनाएंगे पॉलिसी, कोई ना इनका आत्मनियंत्रण है, ना अपने से नींद सो सकते हैं, ना अपने से ये जाग सकते हैं। इनको अलार्म तो जगह तक मोबाइल की घंटी के बिना उठ नहीं सकते। हाँ, दुनिया में जितने मोबाइल धारी हैं, अधिकांश का घंटी बजता, कई तो घंटी बजने के बाद भी नहीं उठ पाते, इतने काहिल हैं। और ये एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं बगलोल। तो इसलिए आप लोग समझ लें कि सही ढंग की बातें जब तक हमें हमसे पूछ लो, हम तो बचपन से बता रहे हैं, हमसे सब पूछ के काम किया करो, कभी कोई दुख नहीं भोगोगे। अब कोई सरकार, कोई गुलामी कुछ नहीं, तुम सच्चाई ईमानदारी से रहना नहीं चाहते, वास्तव में सदगमय बोलो, सज्जन बनो, और असत्य का मार्ग छोड़कर सत्य का मार्ग अपनाओ, सब जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बरास्ते यूजीसी बिल के आदरणीय गुरुदेव ने हम सभी के समक्ष जो वास्तविक और सही शिक्षण प्रशिक्षण की प्रणाली होनी चाहिए, वो हम सभी को आपने समझाई। और हम सभी को ये भी ज्ञात हुआ कि दरअसल इसको लागू करना बहुत सरल है, और जो सत्ताएं हैं जो इसको लागू कर सकती हैं, ये केवल उनकी लागू न करने की नीयत अथवा प्रजा को गुलाम की तरह रखने की जो नीयत है, इसके कारण ही इस तरह की शिक्षा को लेकर भ्रांतियां और विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा परम आदरणीय गुरुजी ने न सिर्फ वास्तविक शिक्षण प्रशिक्षण प्रणाली और पद्धति को प्रतिपादित किया है, बल्कि धर्म संस्थापक संघ के द्वारा पूरे राष्ट्र में सामाजिक तल पर ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय जो वास्तविक शिक्षा प्रदान करे, इसकी भी कार्य योजना संपादित की जा रही है। और बहुत जल्द हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक तल पर ही इस तरह की जो वास्तविक सही सात्विक शिक्षा है उसको उपलब्ध करा सकेंगे। साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था, ये जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए आप सभी इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। हम आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित होंगे अगले रविवार एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, ओम तत्सत।